नमस्कार बच्चों, डॉक्टर माधुरी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम बड़े भाई साहब कक्षा 10वीं का पाठ जो प्रेमचंद द्वारा रचित है इस पर चर्चा करेंगे। और बच्चों, इसके अंतर्गत हम क्विक रिवीजन किस तरह से हम एक वीडियो में ही पूरे पाठ को समझ लेंगे और आप परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो क्विक रिवीजन कैसे हम करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं हम अपना आज का वीडियो बड़े भाई साहब। बच्चों चलो हम आरंभ करते हैं। अपने पाठ का पहले परिचय जान लेते हैं कि ये जो बड़े भाई साहब पाठ है यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध पाठ है। हिंदी साहित्य में इस पाठ ने, इस कहानी ने अपना एक महत्वपूर्ण मकाम हासिल किया है। बच्चों, इस पाठ में दो मुख्य चरित्र हैं, एक बड़े भाई साहब और एक छोटे भाई। यहाँ पर बड़े भाई साहब पाठ का नाम भी है क्योंकि यह पाठ पूरी कहानी जो है आरंभ से अंत तक बड़े भाई साहब के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ दो मुख्य कैरेक्टर जो मैंने बताए, एक बड़े भाई साहब और एक छोटे भाई हैं। बड़े भाई साहब किस तरह अपने छोटे भाई का ध्यान रखते हैं। वे दोनों ही अपने परिवार से दूर एक हॉस्टल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और बड़े भाई साहब अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए छोटे भाई का पूरा ख्याल रखते हैं, उसे भटकने नहीं देते, उसे शिक्षा के लिए उपदेश देते रहते हैं, उसे अपना उदाहरण देकर समझाते हैं, उसे जीवन के अनुभव के बारे में समझाते हैं और किस तरह वह पूरे पाठ में छोटे भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हैं, यह हम इस कहानी के माध्यम से देखते हैं। तो बच्चों, कुछ मुख्य बिंदुओं को अगर हम समझ लें तो हमें पूरे पाठ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उन मुख्य बिंदुओं पर मैं यहाँ चर्चा करने जा रही हूँ। तो आप यदि इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको इस पाठ को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको इन बिंदुओं के आधार पर ही कई प्रश्नों के उत्तर समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम पहला बिंदु देख लेते हैं कि इस कहानी में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जो हमें याद रखना है। तो बच्चों, पहला बिंदु है कि बड़े भाई साहब देखने में अध्ययनशील दिखते हैं, परंतु पुस्तकों के हाशियों पर कुत्ते, बिल्ली, चिड़ियों आदि के चित्र बनाते रहते हैं। कभी एक ही नाम या वाक्य 10-20 बार लिख डालते हैं। वे स्वयं प्रत्येक कक्षा को उत्तीर्ण करने में 2 वर्ष लगाते हैं। बड़े भाई साहब देखने में अध्ययनशील दिखते हैं। बच्चों, यह अध्ययनशील का अर्थ है पढ़ाकू या पढ़ने वाले व्यक्ति। तो दिखते हैं का मतलब क्या है कि वो रात दिन पुस्तकों को खोल कर बैठे रहते हैं, जिससे देखने वाले को लगता है कि वह अध्ययनशील है और वह पुस्तक पढ़ रहे हैं। लेकिन वो कई बार अपने दिमाग को आराम देने के लिए पुस्तक के हाशियों पर, हाशिया मतलब जो पुस्तक के साइड में मार्जिन बना होता है, उन पर कुत्ते, बिल्ली आदि के चित्र बनाते हैं। कभी एक ही शब्द को 10-20 बार लिख देते हैं, कभी एक ही वाक्य को उसमें दोहराते रहते हैं, या कभी कुछ ऐसे शब्द लिखते हैं जिनके आपस में कोई अर्थ नहीं रहते। तो इस तरह से वह अपना समय भी व्यतीत करते हैं और अपने आप को, दिमाग को आराम देने के लिए इस तरह की क्रियाएं करते हैं। और उनके साथ समस्या यह है कि दिन रात पढ़ने के बाद भी वह अपनी कक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं और 2 वर्ष वो कक्षा में फेल हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं। दूसरा है कि छोटा भाई कुशाग्र बुद्धि है। कुशाग्र बुद्धि का अर्थ होता है बुद्धिमान। अब एक तरफ जहाँ बड़े भाई साहब अध्ययनशील हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वो अपनी कक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते, और छोटा भाई जो है वो कुशाग्र बुद्धि है, यानी उसकी बुद्धि बहुत तेज है, बुद्धिमान है, परंतु उसका मन खेल कूद में अधिक लगता है। वह जब भी बाहर से खेल कर आता है, बड़े भाई साहब पूछते कहाँ गया था, तो छोटा भाई मौन रहता। इस पर बड़े भाई साहब उसे फटकार लगाते और कहते, अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है। वे खुद भी कड़ी मेहनत के बाद परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, अब यहाँ देखिए कि बड़े भाई साहब कैसे अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। कि छोटा भाई पढ़ने में बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि है, लेकिन वह खेल कूद में ज़्यादा समय गंवाता है। तो बड़े भाई साहब को ये लगता है कि यदि ये इसी तरह खेल कूद करता रहा तो ये कक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा और आगे एक सफल इंसान नहीं बन पाएगा। तो वह उसे पढ़ाई के लिए टोकते हैं। जब भी वह खेलने जाता है तो उससे अक्सर एक ही प्रश्न पूछते हैं, कहाँ गया था। और छोटा भाई क्योंकि बड़े भाई का सम्मान करता है, डरता है उनसे, तो वह जवाब नहीं दे पाता, वह मौन रह जाता है।
और फिर उस पर बड़े भाई साहब उसे फटकार लगाते हैं, डांटते हैं, और प्यार और डांट दोनों मिला करके जैसे उनके क्रोध दिखाते हैं और उसे समझाते हैं कि अंग्रेज़ी पढ़ना हंसी खेल नहीं है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता हूँ, तो तुम्हें मुझसे सीखना होगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में बड़े कुशल थे। उनके व्यंग्य बाण से छोटा भाई आहत हो जाता। वह टाइम टेबल बनाने लगता, परंतु बाहर की हरियाली और हवा के झोंके उसे मैदान की ओर खींचते। वह फिर खेलकूद में व्यस्त हो जाता। तो बच्चों, यहाँ पर यह है कि बड़े भाई साहब जो हैं उपदेश देने की कला में माहिर थे। इसका अर्थ क्या है कि वो उपदेश बहुत अच्छा देते थे। जब भी छोटा भाई खेल कर आता तो बड़े भाई साहब उसको पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करते और साथ ही कई तरह के उदाहरण दे करके उसको समझाते कि इस तरह खेल कूद में समय व्यतीत करोगे तो जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। और कई बार तो वह ऐसे ऐसे वचन बोलते कि वो व्यंग्य बाणों की तरह उसको चुभ जाते थे, उसको तीखे लगते थे, और तब वह जल्दी से टाइम टेबल बनाना शुरू कर देता और टाइम टेबल बनाता, उसके अनुसार पढ़ने की सोचता, लेकिन फिर वह मैदान की हरियाली और बाहर के एक आकर्षण को देखकर फिर वह खेलकूद में व्यस्त हो जाता। तो छोटा भाई बड़े भाई से डरता था, उनका सम्मान करता था। वह चोरी छुपे खेलने जाता था, लेकिन जब भी वह पकड़ा जाता तो वह कोई जवाब नहीं देता था, बल्कि बड़े भाई साहब क्या कहे अनुसार अपने आप को टाइम टेबल बनाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करता। लेकिन क्योंकि उसका ध्यान खेलकूद में ज़्यादा था तो वह अपने उस टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाता, और बाहर की जो भी हरियाली होती या बाहर के आकर्षण जो होता उनसे प्रेरित होकर फिर वह खेलकूद में लग जाता। तो यह हमारा तीसरा मुख्य बिंदु हो गया। अब अगला मुख्य बिंदु है कि वार्षिक परीक्षा हुई, बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई अपनी कक्षा में प्रथम आया। दोनों भाइयों की कक्षा में सिर्फ 2 वर्ष का अंतर रह गया। छोटे भाई के मन में आता है कि बड़े भाई से पूछे कि पढ़ाई में परिश्रम करके उन्होंने कौन सा तीर मार लिया, परंतु मौन रहता है। बड़े भाई से अब वह डरता नहीं था। अब बच्चों, यहाँ पर क्या है कि अब वार्षिक परीक्षा हुई, क्योंकि बड़े भाई दिन रात पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी वो असफल होते हैं, और छोटा भाई कम पढ़ता है, खेलकूद में ज़्यादा समय बिताता है, तो लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आता है तो वह पास ही नहीं होता, बल्कि अव्वल दर्जे से मतलब प्रथम स्थान से, फर्स्ट क्लास से वो कक्षा में पास हो जाता है। अब दोनों भाइयों की कक्षा में सिर्फ 2 वर्ष का अंतर रह गया, यानी बड़े भाई साहब जो हैं वह उससे 5 वर्ष बड़े थे, लेकिन उम्र में 5 वर्ष बड़े हैं, लेकिन कक्षा में वो अब उससे सिर्फ 2 कक्षा आगे हैं, क्योंकि अब वह 2 वर्ष फेल हो जाते हैं, तो इसलिए वह कक्षा में अंतर उनका कम हो जाता है। तो अब उनका सिर्फ कक्षा में 2 वर्ष का अंतर रह गया है। छोटे भाई के मन में ऐसा आता है कि वह बड़े भाई को बड़ा सुनाएं, उनसे पूछें कि तुम रात दिन मुझे पढ़ाई का लेक्चर देते हो, पढ़ाई के बारे में कहते हो, तो खुद क्यों नहीं पास हो जाते हो, और मैं तो बिना पढ़े भी देखो कैसे अव्वल दर्जे से पास हो गया हूँ। लेकिन छोटे भाई को इस तरह से अपने मन की करते देख बड़े भाई को लगता है कि अगर वह उसे नहीं टोकेंगे तो वह फिर अपने मन की करने लगेगा और अपने लक्ष्य से, अपने मार्ग से भटक जाएगा। तो ऐसे में उसे समझाते हैं कि तुम्हें इस तरह का घमंड नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस तरह खेलकूद में ध्यान या समय नहीं व्यतीत करना चाहिए, और ऐसा मत सोचो कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है या बहुत बड़ा काम कर लिया है। तो इस तरह से वो उसको जैसे उदाहरण देते हैं घमंड के लिए, वो रावण का उदाहरण देते हैं, शाहे रोम का उदाहरण देते हैं। इस तरह से उदाहरण देते हैं कि जिस तरह रावण ने था वो विद्वान, लेकिन घमंड की वजह से अपना सर्वस्व नष्ट कर दिया था। शाहे रोम था जो घमंड होने के कारण अपना सब कुछ नष्ट कर देते। तो इस तरह से वो उदाहरण देकर समझाते हैं कि तुम तो बहुत ही छोटे इंसान हो, अभी बहुत ही, तुमने तो कोई अभी सफलता इतनी बड़ी प्राप्त नहीं की है कि अगर अहंकार में तुम चूर होकर अपना कर्तव्य भूल जाओगे तो फिर तुम्हारी स्थिति भी रावण शाह और शाहे रूम की तरह हो जाएगी। तो वो उसे समझाते हैं, और ऐसे में छोटा भाई मौन रह जाता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं बड़े भाई का डर अब कम होने लगता है। एक दिन गिल्ली डंडा खेलकर छोटा भाई कमरे में आया तो बड़े भाई ने उसे खूब फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि केवल परीक्षा में सफल होना बड़ी बात नहीं है, असली चीज़ है बुद्धि का विकास। परीक्षा में सफल होने पर उसे अभिमानी नहीं बनना चाहिए। बड़े भाई ने बहुत से उदाहरण देकर अभिमानी का सिर नीचा होने की बात कही। जैसा कि बच्चों मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि उन्होंने रावण, शाहे रूम जैसे उदाहरण दिए कि जब ये बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भी अपने
अहंकार की वजह से चूर चूर हो गए या पराजित हो गए, तो तुम बहुत ही अभी छोटी सी हस्ती हो, अभी छोटे से इंसान हो जिसने अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं की है। तो तुम्हें भी इस तरह खेलकूद में समय नहीं गंवाना चाहिए, अभिमानी नहीं बनना चाहिए। तो जब वो खेल कूद करके आया तो छोटे बड़े भाई साहब ने उसे बहुत डांटा फटकारा और उसे ये बताया कि केवल परीक्षा में पास हो जाना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि बुद्धि का विकास भी होना चाहिए। कि जब तक तुम्हारी बुद्धि का विकास नहीं होगा, तुम चाहे कितनी कक्षाएं पास कर लो, तुम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। फिर है अगले वर्ष वार्षिक परीक्षा में बड़े भाई साहब का पुनः असफल होना और छोटे भाई का फिर कक्षा में अव्वल आना। बड़े भाई परिणाम सुनकर रो पड़ते हैं। छोटे भाई को उनके लिए दुख होता है। वह बड़े भाई का निरादर नहीं करना चाहता है, इसलिए उनसे छिपकर खेलने जाता है। अब बच्चों, अगले वर्ष फिर क्या होता है कि बड़े भाई साहब फिर परीक्षा में असफल हो जाते हैं, छोटा भाई फिर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। और इस बार बड़े भाई साहब अपनी असफलता पर लगभग रो ही पड़ते हैं, जिसे देखकर छोटे भाई को थोड़ा उन पर दया भी आती है। उनकी स्थिति देखकर उसे भी बुरा लगता है, परंतु कहीं ना कहीं उसके मन में उनका निरादर नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उनके आगे वह सब चीज़ें नहीं दिखाता है। और अब वह खेलना उसने अभी भी नहीं छोड़ा है, खेलना जाता है लेकिन उनसे छुप कर जाता है। और उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि बड़े भाई साहब का मेरे ऊपर उतना अधिकार नहीं है। अब की बार अगर वो मुझे टोकेंगे रोकेंगे तो मैं उनसे कह दूंगा कि आपने लगातार पढ़कर दिन रात किताबों में आंखें फोड़कर कौन सा तीर मार लिया है। लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि उसके मन में बड़े भाई के प्रति सम्मान है। तो वह अब उनसे छिपकर खेलने जाता है। एक दिन छोटा भाई अपने साथियों के साथ पतंग लूटने के लिए भाग रहा था, तो बड़े भाई ने टोका कि उसे अपनी पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। 8वीं कक्षा में आकर उसे आवारा लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। और बच्चों, ये जो है, ये किस्सा या ये घटना उस समय है जब छोटा भाई एक दिन मार्केट में या बाज़ार में अपने गली मोहल्ले के लड़कों के साथ पतंग लूटने के लिए दौड़ता चला जा रहा था। और ऐसे में बड़े भाई अचानक उससे टकरा जाते हैं और बड़े भाई उसे इस तरह आवारा लड़कों के साथ यानी गली मोहल्ले के लड़कों के साथ पतंग लूटते देखते हैं, तो वह उसको कहते हैं, उसको थप्पड़ दिखाते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, चाहे तुम कितनी कक्षाएं पास कर जाओ, लेकिन मैं हमेशा तुमसे उम्र में बड़ा रहूँगा और मुझे तुम्हें संभालने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। तो इसीलिए तुम अब 8वीं कक्षा में आ गए हो, तुम्हें ये समझना चाहिए इस उम्र में या इस कक्षा में हमारे समय में लोग बड़े बड़े अधिकारी बन जाते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जो बड़े बड़े अधिकारी इस पद पर आसीन हैं। तो तुम्हें अपनी अब पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, छोटी कक्षा में नहीं पढ़े हो, तो इन गली के आवारा लड़कों के साथ घूमने के बजाय तुम्हें पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से बड़े भाई साहब उसको समझाते हैं और ऐसे में छोटे भाई को तब उनके प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाती है कि हाँ, बड़े भाई साहब जो कह रहे हैं वह सही है, क्योंकि उम्र का जो अंतर है वो कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि वो उम्र में हमेशा मुझसे बड़े रहेंगे और उन्हें मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। जिस अधिकार से वो मुझे समझाते हैं वह उनका हक है, जन्मसिद्ध अधिकार है और मुझे उनके इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए। बड़े भाई ने कहा कि पतंग उड़ाने के लिए उनका मन भी ललचाता है, परंतु कर्तव्य के सामने विवश हैं। उसी समय एक कटी पतंग ऊपर से गुजरी। कई लड़के उस पतंग के पीछे भागते आ रहे थे। भाई साहब कद में लंबे थे, अतः उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़े। छोटा भाई की भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। बच्चों, यह वही प्रसंग है कि पतंग लूटते समय जब उन्होंने छोटे भाई को देखा तो उन्होंने उसको समझाया और यह भी बताया कि मेरा भी मन करता है ये सब करने को, लेकिन अगर मैं ही इस तरह की हरकतें करने लगा या खेल कूद में अपना समय बिताने लगा तो मैं तुम्हें सही राह कैसे दिखा पाऊँगा। तुम्हें सही राह पर लाने के लिए मुझे अपनी कई रुचियों को, अपने मन की इच्छाओं को दबाना पड़ता है। तो तभी अचानक पतंग टूटकर बड़े भाई साहब के ऊपर से गुजरती है, तो बड़े भाई साहब उसे एकदम पकड़ लेते हैं और हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। तो ये कहानी है जिसमें हमें ये पता चलता है कि बड़े भाई साहब किस तरह अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने जिम्मेदारियों का उनको एहसास है कि यदि वो भी अपनी उम्र को, हालांकि उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वे 14 वर्ष के हैं, तो 14 वर्ष का एक बच्चा ही होता है, लेकिन क्योंकि उनका छोटा भाई अभी 9 वर्ष का है, उनसे 5 वर्ष छोटा है, तो उस भाई के प्रति उनकी जिम्मेदारी है कि वो पिता की भूमिका निभा रहे हैं और उसे सही राह पर लाने के लिए अपने मन की इच्छाओं को दबा रहे हैं।
बच्चों, ये है पूरा बड़े भाई साहब पाठ का एक तरह से हम सार कह सकते हैं, समरी कह सकते हैं, जिन्हें हमने मुख्य बिंदुओं के रूप में बताया है। इन मुख्य बिंदुओं को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। और आगे हम ये जान लेते हैं कि जीवन की समझ पर बड़े भाई साहब के क्या विचार हैं और बड़े भाई साहब के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, छोटे भाई की चरित्र की क्या विशेषताएं हैं। ये कुछ मुख्य प्रश्नों के रूप में भी पूछे जाते हैं, जिनके आधार पर आप पूरे पाठ को समझ सकते हैं। तो जीवन की समझ पर बड़े भाई साहब के विचार। बच्चों, इस पाठ का आरंभ ही यहाँ से होता है कि बड़े भाई साहब का मानना है कि जीवन की बुनियाद जो है, यानी बेस, आधार जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक जीवन की एक सुंदर इमारत यानी भविष्य की एक सुंदर इमारत नहीं बन सकती। जैसे कि मकान बनाते समय नींव पर ध्यान दिया जाता है, नींव मजबूत होनी चाहिए तभी उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी हो सकती है, वैसे ही यहाँ बड़े भाई साहब का मानना है कि जीवन में शिक्षा का महत्व है, लेकिन वो शिक्षा तब तक हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकती जब तक उससे हमारी बुद्धि का विकास ना हो। केवल कक्षा पास कर लेना ही उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप कक्षा पास करते जा रहे हैं, अंक लाते जा रहे हैं, लेकिन आपकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, उस कक्षा के अनुसार आपकी बुद्धि नहीं पनप रही है, बुद्धि विकसित नहीं हो रही है, तो आपके लिए वह शिक्षा व्यर्थ है। तो जीवन की समझ पर बड़े भाई साहब के विचार क्या है, इनको हम जान लेते हैं। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव रूपी ज्ञान से आती है। बड़ी उम्र के लोगों को दुनिया का अधिक अनुभव होता है। जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि केवल किताबें पढ़ लेने से ही ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि वास्तविक ज्ञान जो है वो जीवन के अनुभव से आता है। यानी आप अपने जीवन में जो देख सुन रहे हैं, जो भोग रहे हैं, जिसको महसूस कर रहे हैं, वह आपका जीवन का अनुभव है, जो आगे भविष्य में आपको सफलता दिलाता है। अनुभवी व्यक्ति को जीवन की समझ होती है, वे हर परिस्थिति में अपने को ढालने की क्षमता रखते हैं। और बड़े भाई साहब का ये मानना है कि जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, यानी जिन्हें जीवन का जितना अधिक अनुभव होता है, वो उतने ही हर परिस्थिति में अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं। यानी जो भी परिस्थिति उनके जीवन में आ जाए, वो उस परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेते हैं और किसी भी तरह की समस्या का, किसी भी तरह की शिकायत वो किसी से नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन का इतना अनुभव हो चुका है। वो सुख दुख, अच्छा बुरा सब कुछ अपने जीवन में देख चुके हैं, तो उन्हें पता है कि किस परिस्थिति का किस तरह सामना करना है। इसके लिए बड़े भाई साहब अम्मा, दादा व हेडमास्टर की माँ के उदाहरण भी देते हैं और वे बताते हैं कि वे कैसे शिक्षित न होकर भी किस तरह से हर समस्या का समाधान आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी अम्मा का, दादा का व हेडमास्टर की माँ का उदाहरण देकर यह बताया है कि हम यहाँ पर 2 भाई हॉस्टल में रह रहे हैं, हमें महीने का खर्च भेजा जाता है, लेकिन फिर भी हम उस खर्च को 30 दिन होने से पहले ही समाप्त कर देते हैं और फिर अपने खाने पीने में कमी करके फिर हम बाकी के जो दिन बचे होते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी फिर बहुत सी आवश्यकताओं पर रोक लगा देते हैं और ऐसे ही जब कभी हम बीमार हो जाएं तो हम सीधे जो हैं हम घबरा जाएंगे और हम अपने मम्मी पापा को या अपने अम्मा बाबा को बुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं हमारे माता पिता हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हर परिस्थिति में बिना डरे, बिना घबराए बहुत ही सुचारू ढंग से उसका समाधान निकाल लेते हैं। ऐसे ही वो हेडमास्टर की माँ का उदाहरण देते हैं कि हेडमास्टर साहब जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने घर का बजट नहीं बना पाते हैं और ऐसे में उनकी माँ जो शिक्षित नहीं है वो है उनके पूरे घर के बजट को संभालती है, उनके घर के बजट को बनाती है। तो इस तरह से बड़े भाई साहब ने ये बताया है, छोटे भाई को यह बताया कि बेटा केवल किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम हर वर्ष कक्षा में उत्तीर्ण आ रहे हो और आगे भी परीक्षा में इसी तरह उत्तीर्ण आते रहोगे और जीवन में सफलता प्राप्त कर लोगे, तो यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें जीवन का अनुभव होना भी बहुत ज़रूरी है और जीवन का अनुभव उम्र से आता है। तो तुम्हें जीवन में अपने आसपास जो कुछ देखते हो उससे भी सीखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे अम्मा बाबा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन फिर भी वो हर बात का ज्ञान रखते हैं, हर समस्या का समाधान उनके पास होता है, उसी तरह हेडमास्टर की माँ ने भी जिस तरह से अशिक्षित होकर भी पूरे घर का बजट संभाला था, पूरे घर को संभाला, वैसे ही हमें भी जीवन के अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने जीवन की समझ पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।
और अब इस पाठ में एक महत्वपूर्ण बात और बताई गई है, वो है शिक्षा पद्धति। कि सारी शिक्षा पद्धति पर लेखक के बड़े भाई साहब द्वारा जो व्यंग्य किए गए हैं वो यहाँ बताया गया है। तो जो पहला व्यंग्य है वो है, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने शिक्षा के विभिन्न तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है। तत्कालीन शिक्षा पद्धति रटने पर आधारित थी। बड़े भाई साहब का ये मानना था कि ये शिक्षा पद्धति रटंत शिक्षा पद्धति है, मतलब इसमें सिर्फ रटना, जैसा लिखा दिया गया बस उसको रट लो और वही उत्तर लिख दो, तभी आपको पूर्णांक प्राप्त होंगे। तो यह शिक्षा पद्धति का सबसे बड़ा दोष है कि छात्रों से किताबी बातें कंठस्थ करने की उम्मीद की जाती है। कंठस्थ का अर्थ है बच्चों याद करने की, कि ऐसा मतलब उनसे अपेक्षा की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चे शब्द दर शब्द जो भी शब्द उनको लिखाया गया है या पुस्तक में जो कहा गया उसे एज इट इज़ याद कर लें। उन्हें अपने शब्दों में लिखने की उन्हें छूट नहीं दी जाती है, उनकी क्रिएटिविटी वहीं खत्म हो जाती है। तो रटंत पद्धति बताई गई है। दूसरा, इसमें कहीं ना कहीं मौलिक विचारों को दबाया जाता है। मौलिक यानी ओरिजिनल, कि आपके जो ओरिजिनल विचार हैं, जो आप सोचते हैं, वो यहाँ पर नहीं मांगे जाते हैं, उनको यहाँ पर अभिव्यक्त करने की छूट नहीं दी जाती है। तो मौलिक विचारों को दबाया जाता है। कुछ बातें जानना जरूरी हैं, लेकिन क्यों जरूरी है ये बात छात्रों को नहीं बताई जाती है। तो छात्रों की जो जिज्ञासा है उसका शमन या उन जिज्ञासा का हल उन्हें नहीं दिया जाता है। हर कोई छोटे भाई की तरह मेधावी नहीं हो सकता है। मध्यम दर्जे के छात्रों के लिए अध्यापकों को अपने पढ़ाने की शैली में बदलाव की आवश्यकता है। बड़े भाई साहब का ये भी मानना है कि जैसे छोटा भाई उनका बुद्धिमान है, वो कम पढ़ के भी कक्षा में प्रथम आ रहा है, तो हर बच्चा तो इस तरह मेधावी या बुद्धिमान नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मध्यम दर्जे के यानी एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए भी अध्यापकों को अपने पढ़ाने की शैली में बदलाव लाना चाहिए। बच्चों, ये एक प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि समूची शिक्षा पद्धति पर बड़े भाई साहब ने क्या व्यंग्य किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको वीडियो के आरंभ में ही बताया था कि इस वीडियो में आपको पाठ बहुत ही आसानी से और कम शब्दों में समझ में आ जाएगा और साथ ही कुछ प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे, तो आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा। फिर लेखक के अनुसार आजकल विद्यार्थियों को जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उससे उनके वास्तविक जीवन का कोई लेना देना नहीं है। मतलब लेखक के बड़े भाई साहब ये मानते हैं कि जो भी शिक्षा पद्धति में एक शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाया जा रहा है जो बच्चों के जीवन में काम नहीं आना है। जैसे कि वो कहते हैं कि अगर आप गणित में अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दोगे तो वह गलत माना जाएगा। अब उनका ये मानना है कि आ बा जा की जगह अगर आ जा बा यानी आपने दाल भात खाया या भात दाल खाया तो इसमें अंतर क्या है, तो जीवन में इसका क्या महत्व है, क्यों ये चीज़ ऐसे पढ़ाई जा रही है। या इतिहास में जिनमें नाम किसी को समझ में नहीं आते, एक पंचम दो एकम दो और पंचम, इस तरह के नाम रखे जाते हैं। मतलब 1 हेनरी 2 हेनरी 3 हेनरी इस तरह से नाम रखे जा रहे हैं, जहाँ नाम ही नहीं सूझ रहे हैं तो उस इतिहास को याद करने की क्या आवश्यकता है। वह इतिहास हमारे जीवन में हमारे भविष्य में कहाँ काम आने वाला है। तो ऐसे विषय ना पढ़ाए जाएं जो बच्चों को भविष्य में किसी भी काम में उपयोगी ना हो या किसी भी तरह से उनके लिए उपयोगी ना हो। तो लेखक के अनुसार आजकल विद्यार्थियों को जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उससे उनके वास्तविक जीवन का कोई लेना देना नहीं है। इसे पढ़कर उन्हें जीवन में कोई विशेष लाभ भी नहीं होता, किंतु परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को यह सब याद करना पड़ता है। फिर वही इतिहास में सैकड़ों वर्ष पूर्व हुए राजाओं के विषय में पढ़ाया जाता है। वे अपने छोटे भाई को उदाहरण देते हैं कि 8 हेनरी हैं, कौन सी घटना किस हेनरी के समय हुई यह याद रखना भी आसान काम नहीं है। इसी प्रकार बड़े भाई साहब जेम्स, विलियम, चार्ल्स के नाम भी लेते हैं। इन नामों के पीछे 2 सोयम, चहरुम, पंचम लगा देने पर भी वे व्यंग्य करते हैं। यानी वो इतिहास विषय पर भी व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि उस इतिहास को पढ़ने की ही क्या आवश्यकता है जिसका जीवन में या भविष्य में कोई काम नहीं है। इसी प्रकार ज्योमेट्री में भी अनेक प्रकार के उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं जो विद्यार्थियों के जीवन में कभी काम नहीं आते। तो वो गणित की बात भी करते हैं, गणित में ज्योमेट्री की भी बात करते हैं। वही रेखा ऊपर लगा दी या नीचे लगा दी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उन्हें लगता है कि ये शिक्षा पद्धति में बैठे जितने भी शिक्षक हैं जो इस पद्धति को बनाते हैं उन्हें इस पर दोबारा विचार करना चाहिए।
बड़े भाई साहब परीक्षकों को भी अपना निशाना बनाते हैं, यानी वो एग्जामिनर्स को भी अपना निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि ज्योमेट्री में आ व जा की जगह अ ज ब लिख देने पर परीक्षक पूरे अंक काट देते हैं। वे परीक्षकों को इस बात पर निर्दयी और छात्रों का खून करने वाला मानते हैं। बड़े भाई साहब को लगता है कि परीक्षक चाहते हैं कि छात्र अक्षर अक्षर रट ले, अतः वे इस शिक्षा को रटन शिक्षा का नाम देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैथ्स में अ ब जा की जगह अगर अ ज ब यानी ABC की जगह अगर ACB लिख दिया तो वो गलत हो जाता है। तो वो क्यों गलत होता है, क्यों इस तरह से? हर बच्चा मैथ्स में इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है, तो हर बच्चे से ये क्यों एक्सपेक्ट किया जाए कि वो मैथ्स पढ़े और उसमें वही करे जो उसको समझाया जा रहा है या जो उसको रटाया जा रहा है। तो उसने लेखक के बड़े भाई साहब को गणित में इस तरह से अ ज ब और अ ब ज लिखना, ये गणित कि एक तरह से गणित को पढ़ाने का तरीका उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें लगता है यह भी रटन शिक्षा को ही बढ़ावा दे रहा है। लेखक का कहना है कि परीक्षा में सफलता प्राप्त करना ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य रह गया है। विद्यार्थी बिना सोचे समझे रटने की शक्ति को सर्वोपरि मान लेते हैं। शिक्षा में व्यवहारिकता नहीं है। वही कि परीक्षा में अगर सफल होना है तो आपको रटना पड़ेगा, जो आपको लिखाया गया उसे एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, बच्चों एक यहाँ पर हिंदी विषय पर भी उन्होंने व्यंग किया है कि हिंदी विषय में भी जैसे समय के महत्व पर अनुच्छेद लिखने को दे दिया जाता है और ऊपर से कहा जाता है कम शब्दों में या उनके सब शब्द सीमा लिमिटेड है, इतने में आपको समय के महत्व पर लिखना है, विषय पर लिखना है। अब लेखक का या बड़े भाई साहब का ये मानना है कि समय का महत्व कौन नहीं जानता। समय का महत्व जानते हैं तभी तो समय को बचाते हैं, लेकिन उस समय का महत्व जिसको समझाने के लिए वो अनुच्छेद लिखने को कह रहे हैं, और वो भी कम शब्दों में, और कम शब्द का मतलब है उनका 3-4 पेज होना, और इस तरह से वो समय की बर्बादी करते हैं। तो कुछ ऐसे विषय होने चाहिए जो जीवन में उपयोगी हैं, जिनका महत्व है और जिनको जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर हिंदी विषय पर भी उन्होंने व्यंग किया है। इस तरह से पूरी शिक्षा पद्धति पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि शिक्षा पद्धति में बदलाव की बहुत आवश्यकता है। लेखक का मानना है कि बड़े भाई साहब ये बात बिल्कुल सही कहते हैं कि विद्यार्थियों को आजकल जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वह आज के समय की आवश्यकता नहीं है। यानी शिक्षा पद्धति में बदलाव होना चाहिए और शिक्षा पद्धति में कुछ ऐसे विषयों का चयन विद्यार्थियों के लिए किया जाना चाहिए जो उन्हें व्यावसायिक तौर पर आगे रोजगार दिलाए या उनके जीवन के लिए उपयोगी हो। यह पढ़ाई लिखाई उनके जीवन में कोई बदलाव लाने वाली नहीं है। यह पढ़ाई उन्हें किसी भी प्रकार से आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम नहीं है। आत्मनिर्भर यानी सेल्फ इंडिपेंडेंट, अपने ऊपर निर्भर रहना, यानी अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए किसी और पर निर्भर न होना। अतः हम लेखक के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। अब बच्चों, हम बड़े भाई साहब के चरित्र की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। ये भी एक प्रश्न के रूप में, इम्पॉर्टेंट प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि बड़े भाई साहब के चरित्र की विशेषताएं पाठ के आधार पर बताइए। तो हमने जो अभी तक बड़े भाई साहब के बारे में सब हमने मुख्य बिंदु के रूप में जाना, तो उसके आधार पर हम उनके चरित्र की विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है अध्ययनशील, यानी वो पढ़ाकू थे। तो बड़े भाई साहब स्वभाव से अध्ययनशील थे। वे पढ़ाई के लिए हरदम किताबें सामने खोल कर रखते। वे मेले में जाने, क्रिकेट खेलने की बजाय हमेशा पढ़ते रहते, और वे अपने खाली समय में भी किताब या कॉपी पर चित्रकारी करते। कभी ऐसे शब्द कई बार लिखते जिनका ना कोई अर्थ होता, ना ही कोई सामंजस्य। दूसरी विशेषता है कर्तव्यपरायण, यानी अपने कर्तव्य के प्रति वो पूरी तरह से जैसे अपने कर्तव्य के प्रति वो कर्तव्यपरायण यानी अपने कर्तव्यों की पूरी जानकारी रखना और उनका पालन करना। तो बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति जो कर्तव्य बोध था कि उन्हें बड़े होने के नाते छोटे भाई का पूरा ध्यान रखना है और उसे राह से भटकने नहीं देना है, जीवन में सफलता की ओर आगे लेके जाना है, तो इसका उन्हें पूरा ज्ञान था। और यह इस कथा की मुख्य बिंदु में से एक बिंदु है। इस उत्तरदायित्व का वे गंभीरता से पालन भी करते हैं। तीसरी विशेषता है अच्छे उपदेशक, कि बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में बड़े माहिर थे। यानी जब भी उन्हें छोटे भाई को उपदेश देने का मौका मिलता तो वो छोड़ते नहीं थे। तो बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में माहिर थे। छोटे भाई को समझाने के लिए ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि उसका कलेजा छलनी हो जाता। यानी उपदेश तो देते ही थे, लेकिन उपदेश देते समय जिस तरह से वो भाषा का प्रयोग करते थे, वो इतनी तीखी शब्द होते थे कि उससे छोटा भाई बहुत ही
टूट जाता था, दुखी हो जाता था। उनके पास उपदेश देने के लिए ढेरों उदाहरण भी थे, और वे उपदेश ही नहीं देते थे बल्कि उदाहरण के साथ अपनी बात को सिद्ध करते थे। अगली विशेषता है आत्मनियंत्रण या संयमी। अच्छा, बड़े भाई साहब बहुत ही संयमी थे, यानी अपने ऊपर कंट्रोल करने वाले थे। तो बड़े भाई साहब आत्मनियंत्रण को जीवन में महत्वपूर्ण मानते थे। उनका विश्वास था कि कुछ खोकर ही कुछ पाया जा सकता है। उन्हें कभी किसी गलत शौक ने नहीं घेरा, यानी उन्होंने जीवन में कभी भी कोई गलत शौक नहीं पाले, उन्होंने किसी तरह की अपने अंदर गलत आदतें नहीं पाली। यहाँ तक कि अपनी उम्र के बच्चों द्वारा की गई शरारतों को भी वे नहीं करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर वही गलत राह पर चलेंगे तो फिर छोटे भाई को सही राह पर कैसे ला सकते हैं। वे छोटे भाई के सामने एक आदर्श बनकर स्थापित होना चाहते थे। अगली विशेषता है आदर्शवादी, यानी बड़े भाई साहब स्वयं को एक आदर्श के रूप में छोटे के सामने स्थापित करना चाहते थे, और उनके मन में ये था कि एक आदर्श के रूप में स्वयं को स्थापित करने के चक्कर में बड़े भाई साहब अपनी बाल सुलभ प्रवृत्तियों का दमन कर देते हैं। यानी उनके मन में 14 साल का बच्चा ही होता है, तो उनके मन में भी कुछ इच्छाएं होती थी, मेले में जाने की, खेल खेलने की, भागने की, दौड़ने की, लेकिन वो अपनी इन सारी बाल सुलभ यानी बच्चों वाली जो जितनी भी प्रवृत्तियां थी, आदतें थी, उनको वो दमन कर देते थे, यानी दबा लेते थे। छोटे भाई के समक्ष अपनी आदर्श स्थिति बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते और एक मिसाल कायम करने की चेष्टा करते थे। बड़े होने के नाते वे समझते कि उनसे अपेक्षाएं अधिक हैं, अतः इस आदर्श स्थिति को उन्होंने अंत तक बनाए रखा। फिर अगली उनकी विशेषता है पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान का महत्व। जी हाँ, जीवन के ज्ञान को वो बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। तो वो छोटे भाई को यही समझाते थे कि पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान जरूरी है, यानी तुम्हें जीवन जीना आना चाहिए, जीवन का अनुभव तुम्हारे पास होना चाहिए। जब बड़े भाई साहब बार बार फेल हो जाते और छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता, तो भी स्वयं बड़े होने के कारण छोटे भाई को समझाने और उसकी निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार वे उसे जताते थे। बार बार उसे ये बताते थे कि मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, तुम चाहे कितनी कक्षाएं पढ़ जाओ, चाहे कक्षा में मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बड़ा ही रहूँगा, क्योंकि हमारे बीच जो उम्र का अंतर है वो कम नहीं हो सकता। उसकी वजह से मैं तुमसे हमेशा बड़ा रहूँगा और मेरा ये अधिकार बना रहेगा कि मैं तुम्हें डांटता रहूँ और सही राह पर लाने के लिए सही मार्ग दिखा सकूँ, समझा सकूँ। वे अपने छोटे भाई को हमेशा नसीहत देते कि खेल कूद में समय ना गंवाकर पढ़ाई में ध्यान लगाए, लेकिन छोटा भाई तो बस वो क्या करता, खेल कूद में हमेशा ध्यान लगाए रखता था। और जो अगली और अंतिम विशेषता है वो है छोटे भाई का हितैषी। हितैषी का अर्थ होता है कि उसका शुभ चिंतक। तो बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई का भला चाहने वाले हैं, वे निरंतर उसे अच्छाई की ओर प्रेरित करते हैं, इसी कारण वे कभी कभी उस पर क्रोधित भी हो जाते हैं। तो बच्चों, ये थी बड़े भाई साहब के चरित्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप इसी तरह से पॉइंटर के रूप में जैसे मैंने एक एक विशेषता को हाईलाइट किया है और फिर उसके बारे में बताया, ऐसे ही आपको उत्तर लिखना है। तो वह उत्तर जो है आपका आदर्श उत्तर माना जाएगा। अब हम छोटे भाई के बारे में भी जान लेते हैं। छोटे भाई यानी लेखक का चरित्र चित्रण। तो छोटा भाई खेलकूद, पतंगबाजी, कंकरियां उछालना, कागज की तितलियां बनाकर उड़ाना, फाटक पर सवार होकर मोटर गाड़ी का आनंद लेना, इन कार्यों में रुचि लेता है। यानी छोटा भाई, शुरू में ही हमने बता दिया कि पढ़ने में उसकी अधिक रुचि नहीं है, खेलकूद में ज़्यादा रुचि है। तो खेलकूद ही नहीं, खेलकूद के अलावा वो क्या करता है, पतंगबाजी भी करता है, यानी पतंग उड़ाने में भी उसका इंटरेस्ट है। कंकड़ियाँ होते छोटे छोटे पत्थर, मार्बल्स, उनको उछालता है, कागज़ की तितलियाँ बनाकर उड़ाता है, और जो हॉस्टल का गेट है, फाटक, उस पर सवार होकर वो ऐसे चलता है जैसे मोटर गाड़ी चला रहा है, तो मोटर गाड़ी का आनंद लेता है। इन कार्यों में उसकी बहुत अधिक रुचि है। फिर है पढ़ाई में कम ध्यान देना, बड़े भाई के डांटने पर तुरंत टाइम टेबल बना लेना, मैदान की सुखद हरियाली और ठंडी हवा के झोंकों के आकर्षण के कारण टाइम टेबल की उपेक्षा, और पढ़ाई में कम ध्यान देता है। और जब बड़े भाई उसको डांटते हैं तो तुरंत उनको दिखाने के लिए एक टाइम टेबल बना लेता है और अपने मन में निश्चय करता है कि वह इस टाइम टेबल के अनुसार अपनी पढ़ाई करेगा। लेकिन जो बाहर की हरियाली है, ठंडी हवा के झोंके हैं, वो उसे अपनी ओर इस तरह आकर्षित करते हैं कि वह सारे टाइम टेबल को भूल जाता है और खेल कूद में फिर से रम जाता है। बड़े भाई के प्रति सम्मान का भाव और मन में उनसे डर की भावना। एक बात यह भी है
कि वह चाहे कितना ही शरारती हो, कितना खेलकूद में व्यस्त रहता हो, लेकिन उसके मन में बड़े भाई साहब के प्रति एक आदर है, सम्मान है और उनसे डर की भावना भी है। यही वजह है कि वह उनके सामने रहते यह सब हरकतें नहीं कर पाता है। लेखक यानी छोटा भाई ज़्यादा देर अध्ययन नहीं करता था, किंतु तीव्र बुद्धि का था। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण ज़्यादा देर न पढ़ने पर भी कक्षा में प्रथम आना। तो उसकी एक बहुत खास विशेषता थी कि वह कुशाग्र बुद्धि था, यानी बुद्धिमान था। वह कम पढ़ता था लेकिन फिर भी कक्षा में उत्तीर्ण ही नहीं बल्कि अव्वल आता था। बड़े भाई साहब से नज़र बचाकर खेलकूद और पतंगबाजी का शौक पूरा करना, लेकिन उसका ध्यान क्योंकि खेलकूद में पतंगबाजी में था, तो वो कुछ भी हो जाए, बड़े भाई साहब कितना भी डांट दे, लेकिन उनसे छिपकर वो अपने ये शौक पूरे कर लेता था। अब बच्चों, हम पाठ में आए कुछ मुहावरों पर चर्चा कर लेते हैं। तो पाठ में प्रयुक्त कुछ मुहावरे और उनके अर्थ हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुहावरे भी 6 में से 4 पूछे जाते हैं, यानी आपको परीक्षा के प्रश्न पत्र में 6 मुहावरे रिक्त स्थान के रूप में MCQ के फॉर्म में पूछे जाएंगे। तो उनमें से कुल 4 करने होंगे, कोई भी 4 मुहावरे आप कर सकते हो। और वो सब मुहावरे आपके इन टेक्स्ट से, यानी आपकी जो पुस्तक में पाठ हैं, कविताएं हैं, उन पर ही आधारित होंगे। तो इसलिए आपको इन मुहावरों पर भी ध्यान देना होगा। तो हम पाठ में प्रयुक्त कुछ मुहावरे, उनके अर्थ देख लेते हैं। पहला मुहावरा है पहाड़ होना, यानी कठिन कार्य। पापड़ बेलना, यानी मुसीबतों का सामना करना। प्राण सूखना, भयभीत होना। बूते के बाहर होना, यानी सामर्थ्य के बाहर होना। सामर्थ्य यानी अपनी हैसियत से बाहर होना। बेसिर पैर की बातें करना, यानी निरुपयोगी बातें करना, यानी जिसका कोई अर्थ ना हो। मुंह चुराना, सामने ना आना। मुद्रा कांतिहीन होना, यानी चेहरे की चमक चली जाना। लोहे के चने चबाना, असंभव कार्य करना। और सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होना, यानी भय बना रहना। आगे है सिर फिरना, बुद्धि काम न करना। सूखती बाण चलाना, यानी व्यंग्यपूर्ण चुपती बातें कहना। स्वच्छंद होना, मनमर्जी करना या मनमानी करना। हंसी खेल न होना, यानी आसान कार्य न होना। हिम्मत टूट जाना, निराश हो जाना। हेकड़ी जताना, यानी अभिमान या गर्व करना। फिर है आड़े हाथों लेना, यानी खूब खबर लेना। जब भी मतलब छोटा भाई खेल कूद कर आता और बड़े भाई की नज़र उस पर पड़ती, तो बड़े भाई उसे आड़े हाथों लेते। दांतों पसीना आना, कठिन परिश्रम करना। इसमें बड़े भाई साहब जब शिक्षा पद्धति पर व्यंग करते हैं और उसे अंग्रेजी की कठिनता समझाते हैं, तो कहते हैं कि तुम्हारे दांतों पसीना आ जाएगा। पहाड़ होना, मुश्किल होना। हेकड़ी जताना, यानी अकड़ दिखाना, रौब जताना। घाव पर नमक छिड़कना, यानी दुखी को और दुखी करना। खून जलाना, बहुत मेहनत करना। पापड़ बेलना, खूब परिश्रम करना। प्राण सूखना, घबरा जाना। तो बच्चों, ये आज के वीडियो में हमने पाठ को पूरी अच्छी तरह से और बहुत ही संक्षिप्त रूप में समझा दिया है, और साथ ही उसमें आए मुहावरे भी बता दिए हैं, और प्रश्नों पर भी हमने एक अप्रत्यक्ष रूप में चर्चा कर ली है। तो यदि आप इस वीडियो को आरंभ से अंत तक पूरा देखेंगे और अपने परीक्षा के दौरान भी इसका लाभ उठाएंगे, तो आपको अपनी परीक्षा में बहुत ही इसका फ़ायदा मिलेगा। तो बच्चों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, जो आज नए हैं, नए व्यूअर के तौर पर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल हिंदी लेक्चर्स बाय डॉक्टर माधुरी को सब्सक्राइब भी कर दें। और आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप सभी का धन्यवाद और परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट।